हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं MPS 004। उसमें आज हम यूनिट 4 आपका देखेंगे। यूनिट 4 में जो है वो है आपका राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, यूनिट 4 हम बात कर रहे हैं। तो हम चूंकि आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, आप डोंट वरी, और इसी में से आएगा और कहीं से बाहर से नहीं आता। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत एक निष्कृष्ट इतिहास, एक निकृष्ट कानून और एक निकृष्ट दर्शन है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो अब चूंकि हम आपके उस बुक पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ये दिया हुआ है, तो वहाँ ये क्वेश्चन मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है, इसी को हम देखेंगे। तो ये जो आपका सामाजिक, सबसे पहले आपको लिखना है कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जिन थिंकर्स ने लिया था उनका नाम था थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ठीक है, और इनका जो मेन एस्पेक्ट था सामाजिक अनुबंध, ये सोच समझ से उत्पन्न किया गया था, हुआ था। जैसे अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है सामाजिक अनुबंध, वो कैसा है, वो कैसे आया। तो इनका कहना था कि एक समय ऐसा था, आप जब इसे पढ़ेंगे मैं उसका मूल बता देता हूँ। एक समय ऐसा था कि राज्य में कोई भी अनुबंध नहीं था, कोई भी राजनीति नहीं होती थी, लाइक कि कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसको आप कह सकते हो पूर्व नागरिक या पूर्व राजनीतिक अवधि। ठीक है, पूर्व नागरिक या पूर्व राजनीतिक अवधि का जो समय था, मतलब कि पहले, अब दो तरह की चीज़ें समझिए। एक समय लीजिए जो सामाजिक अनुबंध के पहले का, ठीक है, दो समय था। एक समय था सामाजिक अनुबंध के पहले और दूसरा था बाद। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंध के पहले का जो समय था वो इस तरह से काम करता था कि वहाँ पर कोई भी राज्य नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उस समय ये सिद्धांत लाया गया, उस समय ये महसूस किया गया जब कोई राज्य नहीं था, लोग प्रकृति के राज में रहते थे। प्रकृति के राज में रहने का मतलब होता है कि सब ऐसे प्राकृतिक कानून था, सब अपने मनमाने ढंग से काम करते थे, अपने मनमाने जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसी स्थिति में बिना कानून के, बिना सरकार के, बिना सत्ता के लोग रह रहे थे। ठीक है, इसको कहते हैं प्राकृतिक राज्य। ठीक है, आप इसको यहाँ ये मत कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं प्राकृतिक राज्य। प्राकृतिक राज्य था और एक था राजनीतिक राज्य। ठीक है, प्राकृतिक राज्य जो था, प्राकृतिक राज्य में लोग कैसे रहते थे, बिना कानून के, बिना कानून के, ठीक है, बिना राज्य के, या अब बिना सरकार। ठीक है, कोई भी कानून नहीं था, सब प्राकृतिक कानून से चल रहा था। तो यहां पर इस तरह के लोग रह रहे थे। ठीक है, अब हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, मतलब हॉब्स, लॉक और रूसो ये कहते हैं कि लोग पहले प्रकृति के राज में रह रहे थे। ये तो समझ में आ गया आप। अब क्या हुआ कि लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें एक सामाजिक अनुबंध करना चाहिए। सामाजिक अनुबंध करना चाहिए का मतलब है कि हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए, जिसको हम सोशल एग्रीमेंट कहते हैं, कि हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप नाम सुने होंगे कि रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक समाज में कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपस में एक अनुबंध करना है कि लोग मिलजुल के रहेंगे। अब जब आप अनुबंध करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने कुछ अधिकार छोड़ते हैं। ठीक है, कि भाई समाज के लिए मैं अपना ये अधिकार त्याग कर रहा हूँ और किसी और को अपना अधिकार दे रहा हूँ, कि मतलब सब लोग अब मिलजुल के रहेंगे, कोई एक व्यक्ति होगा। जैसे कि अब कह दिया गया कि सब लोग शिकार पे जाते हैं, शिकार मिलजुल के करेंगे। अब शिकार पे कौन जाएगा, कौन गांव की पहरेदारी करेगा, ये सब तय कौन करेगा। तो इसके लिए ये हुआ कि चलो हम कमेटी बना लेते हैं, उसमें ये मेंबर्स होंगे। अब ये लोग मिलके कोई काम करेंगे, या जो शासन करने वाला है उसको हम मुखिया बना देंगे। तो इस तरह से एक सोशल एग्रीमेंट हो गया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सामाजिक अनुबंध हो गया कि वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा।
तो जब सामाजिक अनुबंध हुआ तो ये जो प्राकृतिक राज्य के लोग थे अब वो राजनीतिक राज्य में चले गए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो दीवार थी वो क्या थी? सामाजिक अनुबंध ही थी। ठीक है, तो अब यहां से ट्रांसफर हो गए, तो अब वो राजनीतिक राज्य में वो चले गए। अब राजनीतिक राज्य में क्या था? राजनीतिक राज्य में वो सारी चीजें होने लगी जो ये दिखा रही थी कि उनका अब अपना कानून था, अब उनका अपनी अपनी सरकार थी, उनका राज्य था, उसमें वो रहने लगे थे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं राजनीतिक राज्य में अब ये आ गए। क्यों आए? क्योंकि प्रकृति में लोग खुले में रह रहे थे। खुले में रहने का मतलब ओपन थे, कोई अधिकार नहीं था, सब कुछ मनमानी था, सब अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे अकेले। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, हमें साथ रहना चाहिए, तो साथ रह के उन्होंने क्या बनाया? सामाजिक अनुबंध। अब इन्होंने सामाजिक अनुबंध अपना किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कहाँ चले गए? राजनीतिक राज्य में उनका बदलाव हो गया, वो बदल गए। अब क्या होता है इसको देखिए। अब ये होता है कि चूंकि अब कानून बनने लगा, कानून बनने लगा। पहले क्या था? प्राकृतिक कानून था कि लोग अपने मनमानी काम कर रहे थे, जो मर्जी, जो जिसको जो मर्जी वो कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब उन्होंने समाज के लिए अपने कुछ नियम कानून छोड़ दिए। उन्होंने ये बोला, जैसे आज के समय में है ना कि भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन वही है कि आप वहीं तक आपका अधिकार है जहां तक दूसरे का अधिकार का हनन ना हो। तो वैसे वहां पर हुआ कि एक कानून बना, लोगों ने अपने कुछ कानून छोड़े राज्य के लिए। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा क्या था? ये था कि अब जो नया राज्य बना मतलब कि अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें जो शासन करेगा वो अलग हो गया, और जो शासित हो रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अलग हो गए। अब इनमें दोनों में अंतर स्पष्ट नजर आने लगा कि कौन शासन कर रहा है, कौन वो। मतलब कि अब मान लो उन लोगों ने मिलके बोला कि कबीले का एक मुखिया होना चाहिए। अब वो मुखिया ही सारा काम करेगा, लोगों की सुरक्षा वगैरह का काम, चूंकि कबीले बहुत सारे हो गए थे, तो ऐसा हो रहा था कि दूसरे लोग आके इनके मवेशियों को मार डालते थे, या उठा ले जाते थे, या लूट लेते थे। तो इस तरह से अब चूंकि कोई प्राकृतिक राज्य में था, अलग अलग रह रहा था, तो वो उस चीज़ को, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहा था। तो ये सब इकट्ठा हो गए कि चलो हम सब मिल के ऐसा करेंगे। तो धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट बनने लगा, अब नियम कानून बनने लगे कि भाई आप लोग अपनी अपनी चीज़ें ही लोगे, किसी को मारोगे नहीं, अपने कबीले में शांति से रहोगे, इस तरह की बातें होने लगी। ठीक है, तो अब ये होने लगा कि किसी को मुखिया बना देते हैं जो ये सारे मिलके डिसीजन लेगा। आप पहले देखो, आप देखोगे कि वहाँ पे एक प्रकार का ग्रुप होता था जो मिल के ये डिसीजन लेता था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत राजा था या कुछ था, राजा नहीं थे, कबीलों में मुखिया होते थे, लेकिन वो एक ग्रुप होता था, ग्रुप मिल के डिसीजन लेता था, ग्रुप में एक हेड होता था, उस ग्रुप का एक हेड होता था। ठीक है, तो इस तरह के सामाजिक अनुबंध बना दिए गए। अब सामाजिक अनुबंध क्या है ये आप समझ गए, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, आप इसे लिखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि एक निष्कृष्ट इतिहास है। अब इसकी जो आलोचना लोग करते हैं, वो आलोचना इसी आधार पे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इतिहास है, पहले से तो ये निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट नहीं है मतलब कि बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि आप ये इतिहास है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि कब ऐसा किया गया है। लेकिन अब यहाँ देखो, हॉब्स, लॉग और रूसो, इन तीनों ने कहा है कि ये इतिहास या सामाजिक समझौता तब लागू हुआ है जब प्राकृतिक राज्य था, जब लोग प्राकृतिक राज्य में रह रहे थे, जब लोगों का अपना कोई अधिकार नहीं था, लोग स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। तो इसका मतलब कि इतिहास तो है कि ये कब लागू किया, ये तो फिक्स हो गया ना। तो आप कहोगे कि हाँ, एक निकृष्ट इतिहास भी है, एक निकृष्ट कानून भी है। ठीक है, निकृष्ट कानून है क्योंकि जब सामाजिक अनुबंध हो जाता है तो लोग कानून बना दिया गया, लोगों को कानून बना, लोग कानून के हिसाब से चलने लगे, कानून की मतलब कानून के अनुसार काम करने लगे। तो एक कानून भी था जिसके हिसाब से सामाजिक अनुबंध फला फूला और बाद में चल के बिल्कुल राज्य की तरह आया। और कह रहे हैं कि एक निकृष्ट दर्शन, एक निकृष्ट दर्शन भी है, क्योंकि जो आलोचक हैं वो इस बात पे कहते हैं कि इसमें मतलब जो
ये जो आलोचक हैं वो इसी आधार पर आलोचना कहते हैं कि ये एक खराब दर्शन है। खराब दर्शन है कैसे? वो कहते हैं कि इसमें राजनीतिक चेतना कभी भी एक क्षण का परिणाम नहीं हो सकती। जैसे हाफ लॉक रूसो कह रहे हैं कि अचानक से लोग उठे और उन्होंने बोला कि यार हमें सामाजिक समझौता करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ दर्शन, मतलब कि आप फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही है इसकी। पर ऐसा नहीं है, निकृष्ट दर्शन है। हॉब्स लॉक रूसो कह रहे हैं कि ऐसा सडनली नहीं हुआ अचानक से, पर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, और उन्होंने जब ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने ऐसा किया। और ये बिल्कुल फिलॉसफी, मतलब दर्शन के अनुसार सत्य है। ऐसा हो सकता है कि भाई उनको एक बार ज़रूरत महसूस हुई तो उन लोगों ने अनुबंध बनाने के लिए सोचा। अब ऐसा नहीं है कि अनुबंध एक दिन में बन गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल है और ये दर्शन के अनुसार ही है। तो आप कैसे बताओगे कि आप सबसे पहले लिखोगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या है, इस तरह से। अब उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये निकृष्ट दर्शन है, निकृष्ट इतिहास है, तो आप हेडिंग लिखोगे निकृष्ट इतिहास है या निकृष्ट कानून और एक निकृष्ट दर्शन है। अब आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि बिल्कुल इसलिए है क्योंकि निकृष्ट इतिहास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फिक्स है कि कब हुआ था। क्योंकि जब प्राकृतिक राज्य में लोग रह रहे थे उस समय में ये सामाजिक अनुबंध आया था, तो ये इतिहास है। और एक निकृष्ट कानून है क्योंकि जब सामाजिक अनुबंध लागू किया गया तो उसमें कुछ कानून है, लोगों ने अपने कुछ कानूनों का त्याग किया ताकि समाज के कानून या राज्य के कानून को बनाया जा सके और उनका पालन किया जा सके। तो बिल्कुल एक कानून भी था और एक निकृष्ट दर्शन था, क्योंकि लोगों की चेतना का विकास हुआ और उन्हें लगा कि नहीं, हमें सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये एक निकृष्ट दर्शन भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के विकासात्मक उसको समीक्षा करते हैं। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। अब ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत जो था, हम उसको अगर थोड़ा सा देखें, देखिए अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनका ये मानना था कि जो इतिहास है वो एक क्रमिक विकास है। ठीक है, कहीं ना कहीं, सॉरी, अब आप थोड़ा सा देखोगे कहीं ना कहीं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही जाएगा। लेकिन इनका मानना था कि अचानक से राज्य नहीं आ गया, अचानक से चीज़ें नहीं बदली हैं, इसका एक क्रमिक विकास था, एक धीरे धीरे हुई थी, कोई सडनली इसकी वृद्धि नहीं हुई या कोई सडन निर्माण नहीं हुआ। इनका कहना था कि जब लोगों को धीरे 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 जब ज़रूरत महसूस हुई तो एक स्टेप से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे होना। जैसे इन्होंने भी वैसे बताया, इन्होंने बताया कि लोग पहले ऐसे आज़ाद रहते थे, अपने आप रहते थे, मतलब लोगों में घूमना, अपने मन से शिकार करना, खाना पीना, इस तरह के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का विकास होने लगा। अब वो चूंकि जानवरों का शिकार करते थे तो उन्हें रोकना, मतलब स्टोर करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू हो गई तो एक जगह रहना शुरू कर दिया। अब एक जगह रहना शुरू कर दिया तो इन्हें हमला होने का या दूसरा युद्ध का खतरा, इस तरह का खतरा महसूस होने लगा। तो इन्हें लगा कि हम ग्रुप बना के रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रमिक विकास हुआ जिससे आखिर में जाके एक समझौता हुआ और राज्य का विकास हुआ। तो ये कह रहे हैं कि अब देखो हम इसी में बात करेंगे क्रमिक विकास कैसे कैसे हुआ या क्या रीजन थे जो इसमें, मतलब कुछ कारक थे जो विकासवादी सिद्धांत में शामिल हो सकते। कारक कौन कौन से थे? दो कारक की बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक प्रवृत्ति। अब सामाजिक प्रवृत्ति में क्या कह रहे हैं, तो इसमें सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति, कुछ ऐसी चीज़ें जो मानव को समाज में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है हम उनको देखने की बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या थी, इसमें पहला था आपका रिश्ते।
रिश्ते मतलब रक्त संबंध। इसका मतलब था अब चूंकि फैमिली होने लगी, लोग मिलजुल के क्या रहने लगे, अब उनको एक प्रकार से हुआ कि नहीं उनके बच्चे होने चाहिए, बच्चे हुए, बीवी बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से एक रिश्ता बनता चला गया। अब जब रिश्ता बनता चला गया तो ये धीरे धीरे समाज निर्माण का एक आधार बना। ठीक है, तो पहला तो रिश्ता, दूसरा था धर्म। धर्म भी सामाजिक चेतना का निर्माण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि लोगों की कुछ बिलीव होती है, मैं धर्म या मतलब इस तरह के धर्म की बात नहीं कर रहा था, ये बात बिलीव की हो रही है, बात विश्वास की हो रही है। जैसे कि उस समय भी दैवी शक्तियाँ रही होंगी, दैवी शक्तियाँ मतलब कि कुछ प्राकृतिक आपदा आती होगी, तो वो उनका एक बिलीव बन जाता होगा कि ये इस वजह से हो रहा है। जैसे कि होता था पहले, पेड़ों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी, तो उनके कुछ बिलीव हो जाते थे। तो इस तरह से जब बिलीव की बात होती है तो वो एक धर्म भी, जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने वेब सीरीज देखी होगी वाइकिंग्स। वाइकिंग्स में कुछ चर्च में पादरी वगैरह जो जहाँ रहते थे, जो एलीट क्लास थे, वो कुछ ऐसे थे जो जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे। उनके लिए जो उनके देवता थे वो बिल्कुल अलग थे, जैसे थॉर या उस तरह ओडिन उनके देवता होते थे। तो ये बिलीव होता था, ये विश्वास होता था। तो ये अलग कबीले में रहते थे, वो अलग जगह पे रहते थे। तो धर्म भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सामाजिक उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ताकत। ताकत एक ऐसी, मतलब ताकत भी सामाजिक निर्माण के लिए एक मुख्य भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन ताकत भी ऐसी करती है। मान लो कि अब वाइकिंग्स में ही आप देख लो, मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है कि कबीले किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो होता है। उसमें भी जिसके पास पावर है, आपने क्या किया, मुखिया को मार दिया, आप राजा बन गए। तो ताकत भी ऐसा होता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ तो लोग मुझसे डरते हैं, छुप छुप के रहते हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि लोग मेरे साथ रहना पसंद करते हैं कि चलो इसके साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ताकत भी किसी तरह से समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी है। उसके अलावा जो है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं? आर्थिक क्रियाकलाप मतलब वही कि लोग अब ग्रुप में रहने लगे, तो ग्रुप में रहने लगे चूँकि वो अनाज उगाना सीख गए थे, पशुपालन करना सीख गए थे। तो कुछ अनाज ये उगाते थे, कुछ आपने बार्टर सिस्टम देखा ही होगा। तो जब बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, किसी को किसी अनाज की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपस में लेन देन शुरू हो गया। तो आर्थिक क्रियाकलाप भी सामाजिक अनुबंध बनाने में, समाज के निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। इस तरह से चीज़ें आप देखो तो अब ये यही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि क्रमिक विकास हो रहा है इन चीज़ों का। ठीक है, सडनली ऐसा नहीं हुआ कि राज्य उभर के सामने आ गया। ये फैक्टर्स थे, ये 4-5 फैक्टर्स ऐसे थे जो धीरे 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 राज्य के विकास में मदद करते हैं। तो अगर पूछा जा रहा है कि राज्य के विकास का ऐतिहासिक राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए या टिप्पणी कीजिए, तो आपको बताना है कि क्रमिक विकास हुआ और भी कैसे हुआ। तो आप इस तरह से बताएंगे कि इसके पीछे सडनली नहीं आया, इसके पीछे कई सारे रीजन थे और उनमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, धर्म है, ताकत है, आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इस तरह से आप वो कर सकते हो। अब आप किसी को कोट करना है तो आप कोट करोगे गेलेट। गेलेट थिंकर थे, उन्होंने कहा कि राज एक क्रमिक तथा प्राकृतिक ऐतिहासिक विकास है। यह न तो दैवी शक्ति का उपहार है, न ही मानव की सोच समझ किया गया कार्य। इसका प्रारंभ एक धुंधले अतीत में खो गया है जिसे सामाजिक संस्थाएं सजग होकर उभर रही हैं। मतलब कि आप सडनली नहीं कह सकते कि ये दैवी शक्ति का उपहार है या फिर मानव ने सोच समझ के ऐसा किया। क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती गई, परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती गई और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य का विकास हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया।
तीसरा क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम? मार्क्सवादी सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले मार्क्सवादी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आता है वर्ग संघर्ष। आप देखो, आप पकड़ के रखो, मार्क्स का मतलब था क्लास स्ट्रगल। बहुत सारी चीज़ें मार्क्स ने कही हैं, बहुत सारी चीज़ों पे टिप्पणी की है। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पढ़ोगे, उसमें भी मार्क्स हैं, और मार्क्स के अनुयायी भी बहुत सारे हैं, जिसे मार्क्सवादी हो जाता है। अब मार्क्सवादी, हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या बोला कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो आपने क्लास स्ट्रगल सुना है ना, वर्ग संघर्ष, उसी पर ये कहते हैं। ये इनका मानना था, मार्क्स का मानना था कि राज्य पहले से नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक कोई प्राकृतिक संगठन है या बहुत समय से रहा हो, ऐसा नहीं था। बहुत सारे समाज ऐसे थे जो बिना राज्य के रह रहे थे। इन्होंने बोला कि जब समाज में दो वर्ग आए, तो जो दो वर्गों के बीच का जो कह सकते हो आप विरोध था, उससे जाके ये राज्य बना। दो वर्गों का विभाजन हुआ, जिसकी वजह से ये राज्य बना। इनका कहने का मतलब था कि दो तरह के ग्रुप थे। एक थे जो आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले थे, प्रभुत्व वर्ग, और दूसरा कौन था? देखिए, पहला वर्ग तो यही था जो आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वर्ग था, मतलब जो संसाधन थे उनके साथ थे, उत्पादन के साधन वगैरह सब उनके पास थे। अब क्या हुआ, इनका मानना था कि अब चूंकि इस तरह से एक वर्ग था जिसके पास बहुत सारे संसाधन थे, एक ऐसा वर्ग था जिसके पास संसाधन नहीं थे, जिनको हम कह सकते हैं गैर स्वामित्व वर्ग। ठीक है, तो ये दूसरा था। अब इन दोनों में वर्ग संघर्ष होने लगा, संघर्ष चलने लगा कि भाई ये कहते थे कि सब कुछ आपके पास है, ये कहते थे कि हमारे पास है तो हम तुम पे शासन करेंगे, या मतलब इस तरह से एक विभाजन सा होने लगा। अब विभाजन सा होने लगा तो दोनों के बीच में समझौता हुआ या नियम कानून बनने शुरू हो गए। अब जब नियम कानून बनने शुरू हो गए तो वहां किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की। मार्क्स इसको गलत ठहराते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ये जो राज्य है यही सर्वशक्तिमान है, इसी को सर्वशक्तिमान कहा गया। लेकिन राज्य में चलती किसकी है? उनकी चलती है जो आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व है। आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न वाले लोग हैं, राज्य में इनकी चलती है। तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो राज्य है वो इनका बचाव करता है। अब कह लो, अब जो इसको मिला के लो तो कहते हैं कि राज्य एक ऐसा साधन है जिससे अमीर, मतलब प्रभुत्व वर्ग गैर स्वामित्व वाले या फिर गरीब वर्ग का शोषण करता है। तो ये राज्य की परिभाषा इनके हिसाब से हो रही थी। ठीक है, अब इसमें देखो, अब थोड़ा सा हम संक्षेप में जाते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि इन जो मार्क्स का राज था वो कैसा था। ये कहते हैं कि राज्य प्रकट हुआ क्योंकि परस्पर विरोधी वर्ग सामने आए। ये वर्ग सामने आए क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व सामने आया था। हम वही बात करेंगे, दो ग्रुप थे, दोनों में प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ? राज्य प्रकट हुआ, आपस में समझौता हुआ, नियम कानून बने तो राज्य आया। अब कह रहे कि राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण पर सामने आया। ठीक है, वही डेवलपमेंट में आया, ये सेम है। उसके बाद राज्य वर्ग संस्था के रूप में आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले वर्गों का, गुलामों के मालिकों का अथवा बाद के सामंतों का, पूंजीवादियों का। मतलब वही कि जो वर्ग है, जो राज्य है, वो कैसे आया? एक वर्ग संस्था के रूप में आया। आप बाद में देखो, जैसे कि पहले कौन थे? आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग थे। बाद में पूंजीवादी आए, पूंजीवादियों का राज्य था। फिर सामंतवादी आए,
हर जगह पे आप देखो राज्य तो था, लेकिन उसमें बोलबाला किसका होता था? जिनके पास आर्थिक ताकत होती थी। सामंतवाद की जब हम बात करते हैं तो सामंतवाद में देखते हैं राज्य तो है, लेकिन वो उसमें बोलबाला किसका है? जिनके पास पैसा है। तो सामंतवादी राज था। उसके बाद क्या आया? पूंजीपतियों का राज्य, जो आज के समय में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कि राज्य है लेकिन गरीबों का सुना जा रहा है। अभी अपने ही देश में देख लो या अमेरिका में देख लो, कहीं पर भी देख लो, जो आपके 70% आपकी जो इनकम है वो 1% या 10% लोगों के पास है। तो इस तरह से राज्य तो है, लेकिन चला कौन रहा है? कहने का मतलब है कि पूंजीपति ही चला रहे हैं ना। तो वही ये कहते थे कि राज्य बिल्कुल एक ऐसा साधन है। इस तरह से आप देख सकते हो, राज्य का तात्पर्य है सार्वजनिक शक्ति लागत का इस्तेमाल करने के लिए वैधानिक अधिकार। मतलब वही कि भैया राज्य बनाया गया है ताकि जो भी सार्वजनिक शक्ति है उसको लागू करने का हमारे पास एक लीगल अथॉरिटी आ गई कि हम लागू कर सकते हैं। लेकिन क्या गरीब लागू कर सकता है कोई भी अधिकार या कोई भी कानून? नहीं कर सकता। पावर जो सार्वजनिक पावर है उसका इस्तेमाल कोई गरीब नहीं करता, वो पैसे वाले लोग ही करते हैं या बड़े लोग ही करते हैं। तो वो मार्क्स इसी तरह की बात करते थे। राज्य की शक्ति अफसरशाही, पुलिस, सेना, न्यायालय, कारागारों ऐसे अन्य मामलों के जरिए कार्य करती है। तो वो इसी तरह की बात कर रहे थे। ठीक है। तो राज्य में जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि साधारणीकरण से अधिक मेल नहीं खाता। उनका मतलब था कि समाज वर्ग विरोध के परिणाम स्वरूप बना होगा और ये वर्ग निजी स्वामित्व के कारण पैदा हुए होंगे। उत्पादन के साधन राज्य की उत्पत्ति के लिए अधिक स्पष्टीकरण नहीं उपलब्ध कराते। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप मार्क्सवादी सिद्धांत समझ गए हैं कि राज्य तभी पैदा होता है जब समाज में दो तरह के लोग होते हैं और धीरे धीरे एक समय में आके उनके बीच में असहमति रहती है, एक विभाजन रहता है। जब विभाजन होता है तो एक समझौता बनता है जिसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसमें जो कार्य करते हैं, जो चलाया जाता है, वो पूंजीपति लोग ही होते हैं और जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, वही करते हैं। और किनके लिए? दूसरे लोगों पर अपना हुक्म चलाने का। इस तरह से इनका वो था। ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। ये चूंकि बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है सेकंड, उसमें हम राज्य के प्रमुख परिप्रेक्ष्य देखेंगे और आधुनिक राज्य के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की विवेचना करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सही समझ में आ रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब ये कंटिन्यू आएगा। तो आपका 9 को पेपर है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो सके करा दिया जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।